जी हाँ, तो व्यूअर्स मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि क्या वजूहात हैं जो कि आप देख रहे हैं कि अभी शेख हमदान जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं दुबई के, वो इंडिया विजिट करने के लिए गए। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल उनका वार्म वेलकम किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक छोटे से स्टेट का एक क्राउन जाता है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, और बड़े बड़े इंडिया के जितने भी मतलब आप कह लें कि बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं सब उनके साथ मिल रहे हैं आके। तो इससे क्या वजूहत है कि क्यों इतनी तरजीह दी जा रही है दुबई को, मिडिल ईस्ट को? हमें मिडिल ईस्ट क्यों स्किप करता जा रहा है? मुझे जितना समझ आ रहा है मैं बड़ा सिंपल करके मतलब बताऊंगा कि जी जी जरूर जरूर। इकोनॉमिक्स है ही यही कि आप जो अमीर है आप कोशिश करते हो अमीर के साथ ताल्लुकात बनाए रखें, जो गरीब होता जाता है ठीक है आप उसको अवॉइड करते हैं। तो इंडिया के साथ आजकल हम देख रहे हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप देख लो, जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो वो नरेंद्र मोदी उसके पास जाता है और उनके साथ अच्छी खासी बैठता है, मुलाकात होता है ठीक है। और हमारे पाकिस्तान के तो उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में मतलब उन्होंने पाकिस्तान को शामिल भी नहीं किया। मतलब जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है तो अपना एक फॉरेन पॉलिसी इशू करता है कि जिसमें हमने इस मुल्क के साथ ऐसे करना है, इस मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात रखना है। तो टॉप 20-30 इस तरह मुल्क होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मतलब पाकिस्तान का नेम इसमें इंक्लूड नहीं किया था। और इंडिया को तो वो बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब इंडिया जो इस टाइम पे ना वो सिर्फ अपनी एक किस्म से ट्रेड नहीं बढ़ा रहा, अपनी तरक्की नहीं चाह रहा था, वो खुद को एज ए लीडर पेश कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब एक तो होता है कि आपको अपने ट्रेड अपने डेवलपमेंट से काम है, वो खुद को अब चाइना और ब्राज़ील और अमेरिका या रशिया उन जैसे ना खुद को बना रहा है ठीक है, ताकि उसका भी ना जो वर्ल्ड अफेयर्स है उनमें उसका ना अपना एक उसकी बातों का असर हो। तो वो तो खुद को इस अंदाज से समझ रहा है। और हम तो मतलब हमारा जो मुल्क है हम तो बड़े मसले मसाइल में फंसे हुए हैं ठीक है। सिक्योरिटीज़ के इतने इश्यूज हैं। अब बलूचिस्तान है ये पूरा मतलब अभी भी जो 2 डे फोरम चल रहा है मिनरल्स पे, आज मेरे ख्याल में कल था और आज था, जिसमें तकरीबन 300 के करीब डेलीगेट्स आए। इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा है कि मतलब पाकिस्तान भी मतलब जो ग्लोबल मिनरल वो है ना जगह, हाँ उनमें ये भी शामिल हो जाएगा इस वक्त। लेकिन अब उस मिनरल को यूज़ करने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए पहले, क्योंकि वो सारा हमारा बलूचिस्तान में पड़ा हुआ है। और वहाँ पे आप अभी के हालात देख ले तो सबको मतलब आइडिया है कि किस तरह के हालात हैं, तो हम उसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मसला ये पहले FDI तब आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुल्क में जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये हो कि भाई अगर मैं इधर कारोबार का सबसे बड़ा ये कि आपको मतलब जहाँ पे पैसे आप वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो पाकिस्तान में तो है सच वो कोई है नहीं, और पॉलिटिकल विल जो है वो भी इतना कोई मतलब है उसमें क्लियर वो नहीं दिखता कि यार ये कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या ये कोई ना मुल्क के खैर ख्वाह हैं जो कि मतलब ये कुछ कर लें कि हालात ठीक कर लें ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, ये चीज़ें आ जाए। तो ये है। लेकिन यह भी ये जो मिनरल का ये जो फॉरम अभी 2 डे फॉरम हुआ है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें ये चैलेंज ये है कि मतलब पाकिस्तान अपनी सिचुएशंस को, अपनी सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करता है। बिल्कुल सही। आप देखते हैं कि हम सारे देखते हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि एक टाइम था कि जब हम एटॉमिक पावर बने थे तो यही मिडिल ईस्ट था जो कहता था कि भाई पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है, पाकिस्तान अगर फैसला करे तो हम कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान के फैसले के बगैर कुछ नहीं। डे गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, वहीं पाकिस्तान की अहमियत कम होती गई। वो अपने फौजी भेजते थे हमारे पास, हम उन्हें ट्रेनिंग देते थे, हमारे फौजी वहां पर जाकर भी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अभी हमारे बॉर्डर के साथ ही राजस्थान के अंदर इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है उनके सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स को, UAE के सोल्जर्स को, दुबई के सोल्जर्स को। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? ये बदलते हुए हमारी आंखों से सामने से ही हमारे हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं काबू पा रहे? बिल्कुल वही बात है ना कि पहले हम जाते थे तो एज इंडिपेंडेंट कंट्री ठीक है कि जिसका ट्रेड वगैरह अच्छा है रिलेटिवली, तो हम जाते थे कोई प्रपोजल देने के लिए, कोई बात करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। अब तो हम सऊदी अरेबिया तो जाते हैं ना तो हम भीख मांग नहीं जाते हैं, उसके अलावा जाते ही नहीं है। तो फिर जब आपके पास एक बंदा आता है ना, वो आपसे इस बारे में नहीं आता कि हम म्यूचुअली कोई कारोबार करें, वो इस बारे में आता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि हमारा मुल्क चले। तो फिर उनको आप किस अंदाज से देखेंगे ना। तो वही बात है, इसीलिए हमारा ग्लोबली जो है इमेज बड़ा ख़राब हो चुका है इस वक्त पे। हमारे वीज़े पर पाबंदी लगा दी गई है दुबई की तरफ से
कि यहाँ पर आते हैं कि भिखारी भीख मांगने आते हैं पाकिस्तानी, तो इस तरह की इमेज भी हमारी है। तो ऐसा है या साजिश कर रही दुनिया? नहीं, इसमें सच्चाई है किसी हद तक, क्योंकि आप हर आम बंदा जो जाता है ना, पहले तो आप वो तो छोड़े जो बेगर्स हैं, जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, ये जो PIA का स्टाफ है जिनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और जो कि एजुकेटेड होते हैं, वो जाके जैसे कनाडा पहुंचते हैं ना, वहाँ से ये भाग जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मतलब है अब सऊदी अरेबिया और वहाँ पे जो हमने, एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जो हमारी ना कंट्रीब्यूशन है, हमने ये कि हमने ना बेगर्स काफ़ी एक्सपोर्ट किए पूरी दुनिया में। हमने बाकी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, लोगों को बाहर बेच के ना उनको बेगर्स बना दिया। हमने बेगर्स अच्छी एक्सपोर्ट किया, ये हमारी एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड। जब इस तरह से हमारी पहचान होती है दुनिया में, एज अ कौम मुल्क बनाया था इसलिए कि हम डेवलप कर सकें, इसको मजहबी तौर पर हम आज़ाद हो सकें। क्या हम वो सारी चीज़ें हासिल की कर ली हमने? मजहबी तौर पर तो आज़ाद हो गए, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि जहनी तौर पर गुलाम होंगे। मजहबी तौर पर अगर मजहब की भी बात की जाए तो हम जिनको फॉलो करते हैं वो कहते रहे टीवी हराम है, वो कहते रहे मोबाइल हराम है, वो कहते रहे माइक से बात करना हराम है। हम तो पहले इन चीज़ों पर लड़ते रहे, लेकिन वेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ इतना चला गया, आज हम सारे गुलाम हैं उनके। बिल्कुल, जहाँ तक तो आइडियालॉजी का मसला है ना, वो तो हम इतने कंफ्यूज है, किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बना है जैसे मतलब है ऊपर से ना आपके उसमें ना झोली में ना सेब गिर जाए, फिर आपको समझ नहीं आया। तो पाकिस्तान तो ऐसे बना है जिसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग थी ही नहीं, इसी वजह से इतनी स्टार्ट में इतनी कंफ्यूजन थी कि इसको एक आइडियोलॉजिकल मुल्क बनाया जाए, सेकुलर बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। अब देख लो, जब इनको अपना मुल्क मिल गया मुसलमानों को, यहाँ पे तकरीबन 97-98% के करीब आबादी मुसलमानों की है, तब भी यहाँ पे रिलीजियस मसले हैं। मतलब है मुसलमानों को आज़ादी चाहिए थी हिंदू से, और वो इनको मिल गई। अब इनके मसले क्यों हो रहे मजहब के बेस पे? होना तो ये चाहिए कि 97-98% मुस्लिम है, तो इनमें अब इन्हें चाहिए था, इन्होंने कहा हमें, ये बोल रहे थे कि हमें हिंदू से मसला है, ठीक है। तो अब तो आप लोग आज़ाद हो गए, सारे मुसलमान हो आपस में, अब आप लोगों के क्यों इतने इश्यूज चल रहे? अब ये इतने कंफ्यूज है कि हम मुल्क को किस तरह से चलाए, मतलब रिलीजन को कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना, फिर ब्लास्फेमी केसेस आप देख लो। तो हम तो मुसलमान फिर आपस में खुद इतने कंफ्यूज है। सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी शिया से, हाँ। देवबंदी बरेलवी से, ये तो हमने खुद इतने डिवीजन बीच में बना ली है, दुनिया में कहीं नहीं है। आप पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाए, वहां पर मुसलमान ही है। हम यहाँ पर शिया हैं या सुन्नी हैं या बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, इन केसेस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, तो वही क्या डेवलपमेंट होगी फिर इस तरह? नहीं, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है आप मुझे बताओ, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी ना, मतलब है अब देखो, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करते, इंडिया से मतलब हमें टीचर बोलते हैं ना कि ये जो आलू भिंडी सब्जी, ठीक है, इनका कोई मजहब नहीं होता। हम जो है इंडिया से कोई चीज़ मंगवाते हैं या भेजते हैं तो पहले वो जाती है दुबई, दुबई से इधर आती है। अब अगर ये मुल्क सेकुलर होता, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में ना रिलीजन का असर नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो फिर तो हम इनसे डायरेक्ट ट्रेड ओपन कर लेते। उसमें तकरीबन जो इतना एस्टिमेट किया जाए तो उसके हिसाब से हम $80 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ। $80 बिलियन का, $80 बिलियन का। और कितना फायदा होगा कि मतलब जो चीज़ हमें चाहिए इंडिया से वो जल्दी आएगी। अब बीच में ये जो है, ये हम मजहब की वजह से ना दुबई हमारा फायदा उठा रहा है, क्योंकि अगर हम तो सेकुलर होते तो फिर उनसे डायरेक्ट ही हमारा कांटेक्ट होता, ट्रेड होता, सब कुछ। अब दुबई बीच में फ़ायदा उठा रहा है, इंडिया हमसे जो चीज़ इंपोर्ट करता है हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो 21st सेंचुरी में अगर इंसान मतलब अगर कोई मुल्क सर्वाइव करना चाहता है तो उसका सबसे डिमांड यही है ना, आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है 21st सेंचुरी का। जब तक आपकी इकोनॉमी लिबरल नहीं होगी ना, फिर आप मूव नहीं कर सकते। वेस्टर्न उसको देख लो, बाकी देख लो, बाकी मतलब मलेशिया मुस्लिम मुल्क है, तुर्की देख लो, उनकी जो इकोनॉमी वो लिबरल है, उनके जो फॉरेन पॉलिसी है मतलब वो सेकुलर स्टेट्स हैं। अब ऐसे नहीं है कि वो सेकुलर हैं तो वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो सारे ख़त्म हो गए, या उनको भाई किसी ने बोले कि आप लोग तो मुल्क से निकल जाए। सेकुलरिज्म से कोई वो नहीं होता कि मतलब रिलीजन में कमी आ जाती है या जो मुसलमानों को कोई मसला होगा, उससे ये होगा। सेकुलरिज्म से सिंपल ये कि मसले मसाइल हमारे कम हो जाएंगे, हमारे आपस के इख्तिलाफात है, झगड़े कम हो जाएंगे, हाँ, डेवलपमेंट की तरफ हमारी ना एक रुझान हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि जब हम यहाँ पर अगर कोई कभी आपके साथ इस तरह हुआ कि स्कूल के अंदर भी
कोई नॉन मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, तो उसको ट्रीट करने का तरीका, हम कहते हैं कि भाई हिंदू के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बर्तन अलग रखना चाहिए, लेकिन आज वही हिंदू नॉन मुस्लिम आप ईसाई कंट्री में चले जाओ, कितने डेवलप कर गए हैं वो। क्या हम इन्हीं चक्करों में रहेंगे कि भाई कि इनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ बैठ कर रोटी नहीं खानी? दुबई देख लें, मुसलमान मुल्क होने के बाद भी वो डेवलप है, हम क्यों नहीं डेवलपमेंट की तरफ जा पा रहे हैं? इसका कैसे देखते हैं? बात तो ये है कि मतलब हम एक ऐसे सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है ना हमारे अंदर ना, वो हम समझते हैं कि हम मुसलमान हो गए ना तो फिर हम तो सबसे सुपीरियर रहे से, ठीक है। बाकी चाहे मेरे पास कमाने के पैसे ना हो, खाने का कुछ हो नहीं, पहनने के लिए कपड़ा ना हो ना, बस सिर्फ मैं मुसलमान बन गया, मैं खुद को समझूंगा कि भाई मैं तो दुनिया का ना, मतलब अब हिंदू को देख लो ना, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप उनके साथ बैठते हो खाना खाने के लिए नहीं, क्योंकि आजकल उनके पास आजकल जो दुनिया में चीज चलती है वो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक पावर, उनके पास वो चीज है ना। अब इंडिया वाले हम अभी चाहते हैं या हमें जरूरत है इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की, उनको नहीं है, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई वो। हाँ, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान है उनके साथ ताल्लुकात बनाता है या नहीं बनाता, या मुस्लिम जैसे भी। तो हमारे अंदर एक इश्यू है कि हम मतलब है ना खुद को बड़ा बोस्ट करते हैं कि हाँ कि भाई हम मुसलमान है ना। तो पहले ये तो देख लो कि हमारा ना दुनिया में कितनी हमारी बात चलती है, सही बात, ठीक है। सिर्फ इससे तो नहीं होता कि भाई मैं मुसलमान हो गया तो सब कुछ। अब आप देख लो मतलब है दुनिया में कितनी मुस्लिम कंट्रीज है, कोई तकरीबन लगभग 50-60 तो होंगी, और पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसको भी देख लो। अगर मुस्लिम वर्ल्ड के पास इकोनॉमिक पावर होता तो ये होता, सिर्फ एक अमेरिका और एक इजराइल है, कितने पूरे मिडिल ईस्ट में इतने ड्रामे कर रहा है, 2 मुल्क, और उस तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया को। तो अगर इकोनॉमिक पावर नहीं है, फिर आपके रिलीजन का, आप चाहे आपके कलर का ना, आप सफ़ेद हो या ठीक है आप अमेरिका में पैदा हुआ हो या आप मुस्लिम हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक पावर जरूरी है। हमारा इजराइल से रिवेंज लेने का तरीका देखें, कहीं भी दुकान के बाहर उसका झंडा लगा के नेतन्याहू की तस्वीर लगा के ऊपर से जा रहे हैं हम। हाँ। बस दुआएं देंगे कि अल्लाह गरक कर दे, दुआएं करेंगे भाई हम इस काबिल रह गए हैं। अब हमारी पावर सिर्फ इतनी रह गई है कि अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह तू गरक कर दे। तुम्हारे अल्लाह ताला ने जब तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम्हें वसाइल दे के भेजा है, जितने को जिस चीज की तुम तमन्ना करोगे, जो चीज तुम्हें मांगोगे, अल्लाह कुरान में लिखा के जो चीज तुम मांगोगे, चाहे ख्वाह वो अच्छी हो चाहे बुरी, तुम्हें मिलेगी। तो वही है कि मतलब आपको किसी से ना आइडियोलॉजी के बेस पे या कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको आप जब तक इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय समथिंग मटेरियल, ठीक है, आपका वेल्थ हो गया, आपके रिसोर्सेज हो गए ना, तो उसका फिर एक्शन जीरो है। अब यहाँ से हम जितने भी ना ये चीज़ें बैन कर ले, ये पेप्सी या कोक, ये जिसको हम इजरायली ब्रांड्स कहते हैं ना, या आप जितना भी ना उनके झंडे को ना अपने उनके ऊपर आप लोग चलते रहो और उनको रोड पे बना लो ना, उससे कुछ घंटा इजराइल को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपका ठीक है, आपका माइंड सेट है, आपके जो भी इंटरेस्ट है, उनको किसी मटेरियल चीज से ब्रेक करो ना, आप उनको पैसे के जरिए ब्रेक करो, आप कोई मटेरियल, आप कोई रिसोर्सेज के जरिए अपनी बात को ना ब्रेक करो, फिर मजा भी आएगा। फिर आप जाके इजराइल को ना जितना भी आप उनके ना मुखालफत करो, आप उनको ना कोई इकोनॉमिक पावर के थ्रू चैलेंज करो। ऐसे तो नहीं है कि मैं मतलब है वो बम मारेंगे, मैं यहाँ से डंडा लेके जाऊंगा, झंडे पे पाँव रख लूँ ना, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। सही बात है। कोई वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह से वो वहां पर मुकामात बनाता जा रहा है, डेवलप करता जा रहा है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका? पाकिस्तान के ऊपर कोई असर पड़ेगा या हमें कोई नुकसान होगा इससे? मिडिल ईस्ट इंडिया जिस तरह शिफ्ट हो रहा है, उससे हमें नुकसान होगा या नहीं होगा? मिडिल ईस्ट के रिलेशन जिस तरह हमारे साथ हैं, अगर बेहतर ना हुए, खराब होते गए, तो क्या हमें नुकसान होगा या फायदा होगा? बिल्कुल। देखो अब नुकसान इस सेंस में तो नहीं होगा कि कल को आकर कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा, या नुकसान इस सेंस में होगा कि देखो आजकल के जो दुनिया है वो इस हिसाब से चलती है कि आप जितने ज्यादा से ना ज्यादा दोस्त बना सकते हो, आप कोशिश करते हो, जितने मुल्कों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपके सर्वाइवल का यही एक ही तरीका होता है, ताकि कल आपके पास चांसेस, मौके ज्यादा हो ना, ठीक है। आपके साथ किसी एक के साथ आपके रिलेशन खराब होते हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो मतलब है आजकल की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें आप दोस्तियां बनाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ताल्लुकात नहीं बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे दूसरे मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात कमज़ोर हैं, तो फिर आजकल की दुनिया में फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल आप अमेरिका को देख लो, जो कि पहले समझता था ना खुद को कि हम तो ना डेमोक्रेसी के वो हैं, क्या कहते हैं,
हाँ बादशाह, यानी इन्होंने इसी को इंट्रोड्यूस किया और वो इसी के पैरोकार थे ना पूरी दुनिया में, और अब वो खुद उसी चीज को छोड़ रहे हैं। अब वो जैसे ट्रम्प ने ट्रेड वार शुरू किया ना, तो इससे ये बात साबित होती है कि मतलब आजकल दुनिया में आप रिलाई नहीं कर सकते कि मतलब जितना बड़ा सुपर पावर हो या जितना अच्छा स्टेट हो डेमोक्रेटिकली, तो आपको सर्वाइवल के लिए आजकल आपको बहुत से ना तरीके ढूंढने होंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं भाई की तरफ जाना चाहूंगा, मिडिल ईस्ट की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह से वो वहां पर अपनी पॉलिसीज बढ़ाते जा रहे हैं और डेवलपमेंट के बारे में सोचते जा रहे हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि वो ट्रेन डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया टू मुंबई, मुंबई टू दुबई, वो आपस में जोड़ेंगे और वो ट्रेन का जो कुल डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर जो सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। इसके मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि अगर ये सीन होता है, अगर ये क्रिएट कर देता है इंडिया और वो मिलकर, दुबई और इंडिया मिलकर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तान को? क्या हमें कोई सोचनी चाहिए इस बारे में बात? अच्छा, कंसिक्वेंसेस तो बहुत होंगे, लेकिन आपने स्टार्ट में एक बात की कि हम जब पहले न्यूक्लियर पावर बने तो मिडिल ईस्ट हमें बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे कि यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर आ गया, और जो हमारी पहुंच थी उस वक्त की वो उनको ट्रेन करते थे। लेकिन बात ये है कि 21st सेंचुरी में फिर ये चीज़ें स्टॉप हो गई कि जंगें लड़ना, ये चीज़ें अगर चीज़ स्टार्ट हो गया तो वो ये था कि इकोनॉमिकल वार दुनिया में स्टार्ट हो गया और हम वहाँ की वही पे फंस गए। हमारे अगर आपका अब डिफेंस का बजट अभी भी देख ले तो वही का वही है। तो बात इस तरह हुई कि इकोनॉमिकल वार शुरू हो गया। अब हमारे पास जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स है, जो पार्लियामेंट्स में बैठते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो होते नहीं है पॉलिसी एक्सपर्ट, वो मैट्रिक पास होते हैं। तो अगर आपका पॉलिसी मेकर मैट्रिक पास है तो वो आपका इकोनॉमिकल और वो पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, दुनिया के साथ कम्पीट कैसे करेंगे। तो मसला ये था कि हम वही के वही रह गए, वही सिक्योरिटी स्टेट में फंस गए और वही के वही रह गए। और लोगों ने, आप कंपेयर कर लेना हमारा फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया का, वो कितना एक्सपर्ट आदमी है, उसने क्या पढ़ा है। हमारे पास 6-7 जुबानें आती हैं, 6-7 जुबानें बोलता है वो, 23 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है पता नहीं उसने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, और उससे पहले अगर था चाहे उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये है कि हमारे पास जो है ना पार्लियामेंट में या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते उस चीज़ की पॉलिसी बनाने के। तो आपके लिए अगर आप न्यूक्लियर पावर हो, आपका पहुँच बहुत बेहतर है, तो पहुँच तो आपके लिए पॉलिसी तो नहीं लिख सकता है ना, उसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो हमारे पार्लियामेंट में, चाहे अभी का पार्लियामेंट आप देख ले, उसमें कोई पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं है, पॉलिसी मेकर नहीं है, कोई पब्लिक पॉलिसी का वो नहीं है। तो ये है कि हम वही के वही रह गए और वो लोग आगे निकल गए। उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने आईटी पे इन्वेस्ट किया, तो वो लोग आगे, उनके समारात अभी आ रहे हैं और हम वही के वही फंस गए। सिक्योरिटी सेट, जिनको सिक्योरिटी चाहिए होते हैं जिन मुल्कों को, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास बहुत होती है ये अपॉर्चुनिटीज़। और अभी मैं देख रहा था तो शहबाज शरीफ पे एक स्टेटमेंट था, वो कह रहा था कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान की जो मिनरल्स है वो हम बेच के इससे कर्जा अदा कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को बेच के उससे कर्जा अदा करेंगे। सही बात, आगे बढ़ने की वो नहीं है, हमें सोच नहीं है। सही बात है। तो यही तो गिलगित बल्तिस्तान देखा जाए तो मुतनाज़ा एरिया है। अगर इंडिया तो क्लेम करता अभी भी कि वो मेरा, एक तो उस पे आपका हक भी नहीं बनता है बेचने का। सही बात है। पहले आप उसको सूबा बना ले, अपने साथ शामिल तो कर ले, सही बात, फिर ये बात कर ले। पहले आप उनको तो वो चीज़ें प्रोवाइड करें। आप वहाँ पे उस तरह का सच एजुकेशन नहीं है जो पंजाब में, इवन पख्तूनख्वा में भी नहीं है। सही बात है। तो ये है कि हमारे प्रायोरिटीज़ अलग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो मिडल ईस्ट के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा कि अफगानिस्तान के लिए भी सूटेबल नहीं है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना। उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया है और भी मुल्क है। तो हमें अफगानिस्तान प्रेफर नहीं कर रहे तो मिडिल ईस्ट का प्रेफर करेगा। बिल्कुल सही। ये थी गाइस हमारे स्टूडेंट्स की राय। तो आपको कैसी लगी इनकी राय, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसे के साथ मुझे इजाजत, मिलते हैं सेम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।